गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण एजुकेयर में स्वागत है। तो कल हम लोगों ने टीचिंग मेथड में टीचिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, जो रिवाइज भी किया था। इसमें हम लोग थोड़ा सा फिर रिवाइज करते हैं कल का, जिसमें हम लोग पढ़े थे टीचिंग क्या होता है, यानी कि शिक्षण क्या होता है। काफ़ी पीछे रिवाइज नहीं करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा आप देख लीजिए। जो कि एजुकेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, एजुकेटम से बना हुआ है। ई प्लस ड्यू को होता है, यानी ई से अंदर से और ड्यू को मतलब होता है बाहर निकालना। यानी कि जो बालक होता है उसके अंदर जो उसके गुण होते हैं, योग्यताएं, विशेषताएं होती हैं, उन सभी का जो बाह्य प्रकटन होता है, उसे जो हम बाह्य रूप से निकालते हैं, उनको प्रत्यक्ष रूप से सामने लाते हैं, वही एजुकेशन होता है। यानी कि वही हमारा शिक्षा होता है, या उसको शिक्षण या टीचिंग भी कह सकते हैं हम। तो इसमें कई सारे स्टेप बताए थे, कई सारे स्टेप से यह शिक्षण की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, जिसमें आप लोग को अब याद भी हो गया होगा। इसमें हमने एक गोले में बनाया था। गोले का बनाने का मतलब ये होता है, इसमें सबसे बाहर है शिक्षण की प्रक्रिया, यानी जो शिक्षण होता है। इसके अंदर बहुत सारे गोले बनाने का मतलब ये होता है कि शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है उसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आएंगी। हम केवल शिक्षण को नहीं पढ़ सकते हैं, इसके अंतर्गत जितनी सारी चीज़ें हैं हम सबको पढ़ेंगे। जिसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था तकनीकी, यानी टेक्नोलॉजी क्या होता है। इसका नेक्स्ट स्टेप इसमें आता है अवस्थाएं, और इसके बाद आता है, आप लोग को याद हो गया होगा क्या आता है इसमें, स्तर आता है। और इसके लास्ट में आता है इसमें व्यूह रचनाएं। व्यूह रचनाएं में मेरे साथ रिवाइज भी आप लोग करते चलिएगा। व्यूह रचना में क्या क्या आता है, जैसे कि शिक्षण विधियां हो गई, शिक्षण सूत्र हो गए, शिक्षण कौशल हो गए, शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण हो गए, फिर शिक्षण सिद्धांत हो गए। तो आज इसके पहले हमने तकनीकी तो पढ़ा ही था। तकनीकी में आप लोग को याद हो गया होगा, तकनीक में 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। जिसमें फर्स्ट होता है हार्डवेयर, सेकंड सॉफ्टवेयर, और थर्ड है सिस्टम अप्रोच। आप लोग को इसमें बताया भी गया था, हमने बताया था कल जो तकनीकी है। तकनीकी में हमने 3 टाइप से बताया था, हार्डवेयर, सेकंड होता है इसमें सॉफ्टवेयर, और थर्ड होता है इसमें सिस्टम अप्रोच। यानी हार्डवेयर जिसे हम छू सकते हैं, यानी कि जो भौतिक बनावट होता है किसी भी चीज का या किसी भी वस्तु का, जो भौतिक बनावट होता है उसे हम हार्डवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर जिसे हम छू नहीं सकते हैं, मतलब कि जो हमारी विचार होते हैं, जो हमारी बातें होती हैं, जो समझाने का जो तरीका होता है, वो सारी चीजें सॉफ्टवेयर में आती हैं। इसमें हमने बताया था, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमारा कक्षा शिक्षण होता है। यानी जो कक्षा शिक्षण होता है वो बेस होता है सॉफ्टवेयर पे। और अगर विधि में देखा जाए तो यह व्याख्यान विधि होती है। आप याद रखिएगा, कल मैंने बताना आपको भूल गया था, क्योंकि अधिकतर जो है कोई भी टीचर्स होता है आपको जो समझाता है अपने तरीकों से आपको बताता है, वो व्याख्यान ही मेथड होता है। और व्याख्यान मेथड इसमें आ जाएगा, सॉफ्टवेयर में आ जाएगा, ठीक। सिस्टम अप्रोच बताया था, यानी कि जो संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया होती है उसको सुधारने का जो हम प्रयास करते हैं, कम खर्च में अधिक उपयोगी बनाते हैं, उसको प्रभावशाली बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि बच्चों की समस्या का समाधान आसानी से हो सके, ठीक है। फिर सॉफ्टवेयर में हमने इसमें आपको 3 चीजें यानी 3 टाइप्स बताए थे। टीचिंग था फर्स्ट इसमें, टीचिंग, और सेकंड था इंस्ट्रक्शनल, और इसमें थर्ड था लास्ट बिहेवियर। मैंने बताया था कि टीचिंग यानी कि शिक्षण तकनीकी क्या होती है, जब कभी भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना अनुभव बांटता हो, अपना नॉलेज बांटता हो, यानी जो ट्रांसफर करने की प्रक्रिया होती है एक दूसरे में, वो क्या होता है, टीचिंग की प्रक्रिया होती है। हमने बताया था ये कैसी प्रक्रिया होती है, सैद्धांतिक होती है। सैद्धांतिक यानी सिद्धांत के बेस पे आधार होता है, इसका आधारित होता है, ठीक है। उसका सेकंड होता है इसमें इंस्ट्रक्शनल होता है, इसे हम और क्या बताए थे, अभिक्रमायोजित अनुदेशन, और इसी को क्या बोलते हैं, श्रृंखला अधिगम, यानी कि चेन लर्निंग। इसको किसने दिया था, इसको किसने प्रतिपादित किया था, BF स्किनर ने। और थर्ड आते हैं बिहेवियर, यानी कि व्यवहार अधिगम। यानी कि इन सबको, इन सारी प्रक्रियाओं के अंतर्गत जब बच्चे के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, जो वांछित परिवर्तन होता है, जो बच्चे में सुधार होता है, वही क्या होता है, बिहेवियर लर्निंग होता है। तो फ्रेंड्स, जो इसके पहले हम लोग टॉपिक पढ़े थे उसका थोड़ा सा क्वेश्चन 1-2 देख लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आया था, पिछले आपके एस्टेट में आते हैं और ऐसे सारे कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैंने कुछ नोट किया है। पहला क्वेश्चन था, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। अनुभव द्वारा व्यवहार, यानी कि मैं आपको एजुकेशन की परिभाषा बता चुकी हूँ। टीचिंग जब हम लोग पढ़ रहे थे, शिक्षण पढ़ रहे थे, तो अनुभव यहाँ की बात किया है, व्यवहार में परिवर्तन। तो व्यवहार में स्मृति,
ये तो होगा नहीं, प्रेरणा, चिंतन, और इसमें है एक और है सीखना। सीखना भी हो सकता है, शिक्षा भी हो सकता है, शिक्षण भी हो सकता है, यहाँ पे और भी ऑप्शंस हो सकते हैं। तो यानी कि ये प्रक्रिया होगी। एक इसका और शॉर्ट ट्रिक हम बता देते हैं, अगर आपको याद नहीं रहता है कि एजुकेशन की परिभाषा कोई नहीं याद रहती, या फिर टीचिंग की परिभाषा आपको डिफिनेशन याद नहीं रहती, या फिर लर्निंग की डिफिनेशन याद नहीं रहती है, तो आप इसको KB² के रूप में यूज कर लिए। मेरे गुरुजी ने मुझे बताया है। तो K होता है और B और एक और B होता है, यानी कि K से हम इसको करेंगे क्या, नॉलेज, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नॉलेज, और B से हो जाएगा बिहेवियर, और थर्ड B से हो जाएगा बिलीव। यानी कि नॉलेज मतलब ज्ञान, बिहेवियर मतलब व्यवहार, और बिलीव मतलब विश्वास। और इसमें हम क्या जोड़ देते हैं, इसे हम मॉडिफिकेशन जोड़ेंगे। मॉडिफिकेशन यानी कि जो बदलाव होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ नॉलेज मतलब हमारे जो ज्ञान में बदलाव होता है वो क्या होता है, एजुकेशन हुआ, या फिर टीचिंग हुआ, या फिर लर्निंग हुआ। सेकेंड है इसमें बिहेवियर, यानी जो व्यवहार होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर मतलब जो हमारे व्यवहार में बदलाव होता है। देखिए मॉडिफिकेशन इसलिए यहाँ पे लिखे हैं, जो मॉडिफिकेशन होता है वो वांछित परिवर्तन की ओर जाता है। मतलब अगर हम चेंज भी यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन चेंज मतलब होता है कि केवल नहीं, मतलब ये कहिए कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो लेकिन मॉडिफिकेशन क्या होता है, हमेशा बच्चे के अच्छाई की ओर बदलाव जाता है। मतलब जो बच्चे में अच्छाई या अच्छे गुण जो इसमें डेवलप होते हैं, उनके व्यवहार में जो अच्छे व्यवहार का विकास होता है, वो हो जाएगा इसमें क्या, एजुकेशन या टीचिंग या फिर लर्निंग। और बिलीव यानी कि जो विश्वास में परिवर्तन होता है। विश्वास में परिवर्तन यानी जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, पहले छोटे होते हैं तो हम कुछ भी, हमें कोई कुछ कह देता है कि ये है, ऐसे होता है। सपोज जैसे कि भूत प्रेत होते हैं, या फिर कुछ और मान लेते हैं कि रास्ते में जा रहे हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, या फिर ऐसे अंधविश्वास जो होते हैं, तो हम उसे मानते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और शिक्षा प्राप्त करते हैं, लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, तो हम समझते हैं ये केवल हमारे क्या, अंधविश्वास है। तो यानी कि हमारे एक तरह से विश्वास में भी जो परिवर्तन होता है, और व्यवहार में परिवर्तन होता है, और हमारे जो ज्ञान में परिवर्तन यानी कि बदलाव जो होता है, यानी कि कुछ जुड़ती हैं चीजें, कुछ और बढ़ती हैं, और कुछ उसमें हम बदलाव करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती है, एजुकेशन होता है, और या फिर हम टीचिंग भी बोल सकते हैं, यहाँ पे लर्निंग भी। तो इस अनुसार अगर देखा जाए तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीखना, यानी अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है क्या, सीखना। एक और मैंने आपको कल टॉपिक पढ़ाया था जो तकनीकी, जो मैंने पढ़ाया था आपको टेक्नोलॉजी, तो उसी से आधारित एक क्वेश्चंस और है। जैसे शैक्षिक तकनीक तृतीय का दूसरा नाम क्या है। देखिए तृतीय लिखा, मैंने बताया था आपको कल पढ़ाते वक्त कि इसको कभी कभी जो हार्डवेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट मैंने बताया था कल, ठीक है। सॉफ्टवेयर को क्या बताया था, शैक्षिक तकनीकी सेकंड, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकंड, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट, और सिस्टम अप्रोच को क्या बताया था, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थर्ड। तो इस अनुसार यहाँ पे आप लोग तो अब आंसर पता ही होगा, पता हो गया होगा कि इसका दूसरा नाम आप क्या हम कह सकते हैं, प्रणाली विश्लेषण या सिस्टम अप्रोच या प्रणाली उपागम, ठीक है। एक और आते हैं इसमें, देखिए कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कौशल यानी स्किल, जब कोई बच्चा कोई स्किल सीखता है, आप भी छोटे रहे होंगे, धीरे धीरे बड़े होते होते कोई ना कोई आप में कोई स्किल डेवलप हुई होगी, तो सीखने की पहली अवस्था पूछा है, पहली अवस्था। देखिए ये सारी क्वेश्चंस क्या है, आपका जो एस टेट होता है, सी टेट होता है, इन सारे क्वेश्चन से मैंने निकाला है। आप भी अपना कोई भी अनसॉल्व लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, पहली अवस्था पूछा है। पहली अवस्था मतलब कि जब सबसे पहले हम कुछ भी सीखते हैं तो हम क्या करते हैं। इसमें क्या है ऑप्शन, यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय। अब कोई बच्चा छोटा है, देखिए चूंकि पहली अवस्था लिखा है तो किसी भी कोई बालक छोटा हो या बड़ा हो, सबकी पहली जो अवस्था होती है सीखने की अवस्था होती है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अनुकरण पे ध्यान देते हैं। अनुकरण मतलब जैसे कोई छोटा बच्चा है, आप बड़े हैं, आप कुछ कर रहे हैं, सपोज कोई लड़की या कोई छोटा बच्चा है, लड़का है, उसके पापा जैसे करते हैं तो वो भी अपने पापा की नकल करके वैसे करता है। अक्सर लड़कियां क्या होती हैं, उनकी मम्मी जैसे किचन में जो करती हैं, सफाई करती हैं, कुछ खाना ला के देना होता है या कुछ भी करती हैं, तो वो भी क्या करते हैं, छोटे बच्चे भी उनका नकल करते हैं। तो ऐसे नकल कर करके उनमें क्या कोई कौशल का विकास होता है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, अनुकरण। कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या होती है, अनुकरण। अब इनसे भी बाद हम आते हैं अपने अगले स्टेप पे, यानी कि अगला स्टेप क्या है, अवस्था यानी अवस्था। मैंने आपको बताया था कि किसी भी शिक्षण की प्रक्रिया में कुछ स्टेप होते हैं, उन स्टेप को हम ध्यान में रख के ही आगे पढ़ सकते हैं। स्टेप क्या होते हैं मैंने आपको बताया था, जब भी कोई हम शिक्षण करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या आती है,
समस्या आती है। क्या आती है इसमें? समस्या आती है। ठीक है, बिना समस्या के हम कोई शिक्षण प्रक्रिया शुरू करते ही नहीं है। तो इसमें समस्या है पहले स्टेप। समस्या के बाद हम क्या बनाते हैं? समस्या के समाधान के लिए हम क्या बनाते हैं? उद्देश्य बनाते हैं। अब उद्देश्य का निर्धारण हो गया तो उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं? शिक्षण करते हैं। ठीक है, अब जब शिक्षण हो जाती है, शिक्षण की प्रक्रिया हो जाती है, तो लास्ट में इसको ये सही हुआ है कि नहीं, बच्चे पे कैसा प्रभाव पड़ा है, ये सबको देखने के लिए लास्ट में हम क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। देखिए, कोई भी जो भी इसमें हम सारी चीज़ें जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं, तो ये सारी अवस्थाएं इन सभी से होके ही गुजरेंगी। इसके बिना कुछ भी कंप्लीट नहीं हो सकता। जैसे अवस्थाएं हमने स्टार्ट किया है, तो अवस्थाओं को पढ़ाने के लिए, अवस्थाओं को बताने के लिए आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछता है कि शिक्षण की प्रक्रिया में उसका उच्चतम स्तर क्या हो सकता है, या उच्चतम स्तर क्या है। तो इसमें उच्चतम स्तर के लिए सबसे पहले समस्या आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सोचेंगे सबसे उच्चतम स्तर समस्या है, क्योंकि समस्या जो है किसी भी शिक्षण प्रक्रिया की सबसे उच्चतम स्तर नहीं हो सकता है। तो सबसे उच्चतम स्तर क्या होता है यहाँ पे? मूल्यांकन। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या इसका जो सही होगा वो क्या हो जाएगा? मूल्यांकन। यानी शिक्षण की जो सबसे उच्चतम अवस्था होती है, उच्चतम स्तर होता है, वो मूल्यांकन होता है। और इसके अनुसार अगर निम्नतम बोला जाए तो क्या हो जाएगा? समस्या हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आप लोग को। तो आते हैं हम अवस्था की ओर। देखिए, शिक्षण अवस्था शिक्षण अवस्था में 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, आप शायद पढ़े भी होंगे, कहीं हो सकता है बीएड आप लोग की, डीएलएड किए हो, या फिर पढ़ रहे हो, कर रहे हो, तो पढ़े होंगे। इसमें फर्स्ट अवस्था क्या आती है? पूर्व अवस्था या पूर्व क्रिया अवस्था, कहीं कहीं आपको मिल जाएगा। और सेकंड क्या होता है इसमें? अंतः क्रिया अवस्था, इंटरएक्शन भी बोलते हैं, अंतः क्रिया अवस्था। और थर्ड इसमें क्या हो जाएगा? पश्च क्रिया अवस्था या पश्च अवस्था भी लिखा होता है कहीं कहीं। ठीक है, पूर्व क्रिया अवस्था या पूर्व अवस्था, अंतः क्रिया अवस्था, ठीक है, और पश्च क्रिया अवस्था या पश्च अवस्था। तो ये 3 अवस्थाएं आपको मिल गई। यानी कि अगर पूछा गया कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण की कितनी अवस्थाएं हैं, तो कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं हैं, पूर्व अवस्था, अंतः क्रिया अवस्था और पश्च अवस्था। इसके पहले एग्जाम में पूछा था कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण के कितने स्तर हैं, स्तर पूछा था, यानी कि जो हम आगे पढ़ेंगे। तो हो सकता है अवस्था पूछ दे, जिसमें 3 अवस्थाएं हैं, पूर्व अवस्था, अंतः क्रिया अवस्था और पश्च अवस्था। अब देखिए, पहला हम लेते हैं पूर्व अवस्था। पूर्व अवस्था यानी कि आप समझ ही गए होंगे, पूर्व मतलब होता है पहले की जो अवस्था। अब पहले की अवस्था कैसे? यानी कि जब कोई शिक्षक किसी कक्षा में जाता है या किसी बच्चे को पढ़ाने जाता है, कुछ सिखाने जा रहा है, कुछ लिखवा रहा है, कुछ बता रहा है, ठीक है, तो उसके पहले वो कोई ना कोई प्रिपरेशन करके तो आता ही। जैसे हम ही आपको कुछ बता रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, तो कोई तो प्रिपरेशन किए होंगे, कुछ तो तैयार किए होंगे कि हमें किस तरह से पढ़ाना है कि आपको समझ में आ जाए, हमें कैसे कौन से मेथड यूज करने हैं, हमें किस तरह के बच्चों को कैसे लेवल पे आके पढ़ाना है कि आपको समझ में आ जाए। तो ये सारी चीजें जो हम डिसाइड करते हैं, यानी जो केवल निर्णय लेते हैं, वो क्या आती है? पूर्व अवस्था। अब देखिए, पूर्व अवस्था को अब ऐसे आप इसको जोड़िए इससे, जो हमने आपको स्टेप बताया है, समस्या, उद्देश्य, शिक्षण और मूल्यांकन। यानी कि जब हम किसी बच्चे की समस्या के समाधान के लिए कोई टॉपिक चूज करते हैं, तो जो हमारी टॉपिक होती है यहाँ पे क्या हो जाएगी? वो हमारी समस्या हो जाएगी। वही तो हमारी समस्या होगी कि हमने ये टॉपिक चूज किया है। तो जो चूज करते हैं, जो हम चयन करते हैं, वो क्या हो जाएगी? पूर्व क्रिया अवस्था में आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए, उस समस्या के समाधान के लिए हम कोई ना कोई उद्देश्य बनाते ही बनाते हैं। बिना उद्देश्य के तो हम शिक्षण प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकते या फिर शिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ नहीं कर सकते। तो जो हम उद्देश्य बनाएंगे वो भी क्या आ जाएगा? पूर्व अवस्था में। यानी कि यदि पूछा कि ये दोनों यानी समस्या या फिर उद्देश्य किस अवस्था में आता है, तो किस अवस्था में आता है? पूर्व क्रिया अवस्था में, यानी पूर्व अवस्था में आता है। तो अब हम एग्जाम या कोई बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं, कोई क्लास में जा रहे हैं, तो आप भी तो बीएड वगैरह किए होंगे, तो आप जानते होंगे या कर रहे होंगे, तो आपने सुना होगा कि आप कहते हैं कि लेसन प्लान बनाना है, कहते हैं ना, बिना लेसन प्लान के क्लास में नहीं जाना है, लेसन प्लान लेके ही जाना है क्लास में पढ़ाने के लिए। तो अब देखिए, जो लेसन प्लान हम बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, मतलब इसका यूज नहीं करते हैं, बनाते हैं। अगर बनाने की बात केवल आई तो ये किस अवस्था में आ जाएगी?
पूर्व अवस्था में, पूर्व क्रियावस्था में हम लेसन प्लान का निर्माण करते हैं। अब देखिए इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे प्रस्तावना कौशल आता है। इसके अलावा भी कौन से हम मेथड का यूज करेंगे, किस विधि से पढ़ाएंगे, कौन सी सहायक सामग्री लेंगे, और इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, किन व्यूह रचनाओं का यूज करेंगे। ठीक है, तो जो हम निर्णय लेते हैं, जो हम डिसीजन लेते हैं, वो सारी चीजें पूर्व अवस्था में आएंगी। मतलब जो हम सब जो जितने भी निर्णय लेते हैं, जिसके क्लास को एक अच्छा रुचिकर बनाने के लिए जो हम निर्णय लेंगे, जो विचार करते हैं, वो सारी चीजें पूर्व क्रियावस्था में होंगी। यानी अगर आ गया आपके क्वेश्चंस में कि लेसन प्लान का निर्माण किस अवस्था में करते हैं, निर्माण की बात क्या है, तो हम कहेंगे पूर्व अवस्था में। ठीक है, अब आते हैं सेकंड, अंतः क्रिया अवस्था। अंतः क्रिया अवस्था, अंतः मतलब यहाँ पे अंतः क्रिया मतलब जब दो लोगों के परस्पर बीच की बात हो। तो यहाँ पे दो लोग यानी कि एक शिक्षक हो गया और एक छात्र हो गया। ठीक है, तो शिक्षक और छात्र को जो दोनों का परस्पर जो संपर्क होता है, जो परस्पर संबंध बनता है, वही तो होता है अंतः क्रिया अवस्था। और ये कहाँ बनेगा, क्लास में बनेगा। तो क्लास में जब कोई टीचर जैसे एंट्री करता है, बच्चों को देखता है, एक बार पूरी सरसरी निगाह से एक बार पूरी क्लास को देखता है, कितने बच्चे हैं, कैसे लग जाता है टीचर्स को उसमें बहुत तेज बच्चे कौन से होंगे, बहुत से स्लो बच्चे कौन से होंगे, बहुत से बदमाश बच्चे कौन से होंगे, कहाँ बैठे हैं, किस तरह से, वो सारी चीजें जो देखता है, निर्णय लेता है। ठीक है, वहां पे जो क्लास में, क्लास के अंतर्गत, ठीक है, वहाँ पे जो अपनी बातें बताने के लिए जो विधि का प्रयोग करता है, जिस तरह से अपने हाव भाव का यूज करता है, वो सारी चीजें क्या हो जाएगी, अंतः क्रियावस्था में आ जाएगी। अब देखिए यहीं पर एक क्वेश्चन इसी से फिर निकलेगा कि लेसन प्लान का हम यूज कहाँ करते हैं या यूज किस अवस्था में करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अंतः क्रिया अवस्था में करते हैं। ठीक है, ये बात तो आप क्लियर हो गई होंगी कि हम किसी भी चीज का जो प्रयोग करेंगे। देखिए जब निर्णय की बात आती है तो हम कहेंगे पूर्व अवस्था में, लेकिन जब यही आ जाएगा प्रयोग, हम प्रयोग किस अवस्था में करते हैं, तो वो कहाँ आ जाएगा, अंतः क्रिया अवस्था में आ जाएगा। फिर हम देखते हैं, अब इस टॉपिक से उठाते हैं, जैसे समस्या हो गया, समस्या का इस्तेमाल हम या इसका प्रयोग करते हैं पूर्व अवस्था में, इनका उद्देश्य का निर्धारण हम करते हैं पूर्व अवस्था में। फिर बचता है यहाँ पे शिक्षण, यानी शिक्षण मतलब जो शिक्षण प्रक्रिया होती है। तो अब आपको क्लियर हो ही गया होगा, जब शिक्षण की प्रक्रिया होगी तो कहाँ पे होगी, अंतः क्रियावस्था में। मतलब जो शिक्षण होता है वो कंप्लीट कहाँ होता है, अंतः क्रियावस्था में। अंतः क्रियावस्था में इसमें पुनर्बलन भी आ जाता है, मतलब बच्चे को बता रहा है, कोई टीचर कुछ बोल रहा है, कुछ समझा रहा है, तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वो पुनर्बलन देता है, बच्चों को समझाता है, कुछ अपनी विधियों का प्रयोग करता है, विभिन्न प्रकार की व्यूह रचनाओं का यूज करता है, तो वो सारी चीजें अंतः क्रियावस्था के अंतर्गत आ जाएंगी। फिर हम लास्ट में आते हैं पश्च अवस्था। पश्च अवस्था मतलब जो सबसे लास्ट में होती है, जो सबसे बाद की अवस्था होती है। बाद की अवस्था मतलब अब देखिए क्या इसमें बचता है, मूल्यांकन। देखिए मूल्यांकन यानी कि जब पूरी क्लास हम खत्म कर लेते हैं, यानी शिक्षण की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, तो मूल्यांकन के अंतर्गत हम क्या करते हैं, बच्चों के साथ तर्क वितर्क करते हैं। मतलब उसी टॉपिक कि बच्चों को क्या उसमें प्रॉब्लम है, फिर तर्क वितर्क हुआ, फिर उसमें क्या होगा, वाद विवाद हुआ। ठीक है, तर्क वितर्क करते हैं, वाद विवाद करते हैं। ठीक, और इसके साथ साथ इसमें हम कुछ चिंतन भी करते हैं, बच्चे चिंतन करते हैं, हम चिंतन करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, इसमें मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन के साथ साथ हम एग्जाम भी लेते हैं, परीक्षण भी होता है, चाहे हम अभी लें या फिर बाद में लेते हैं या फिर कभी टेस्ट के रूप में लेते हैं। तो यानी ये सारी जो प्रक्रिया होती हैं, इन सारी प्रक्रियाओं को अगर कहा जाए तो वो किस में आ जाएंगी, पश्च अवस्था में आ जाएंगी। तो इस प्रकार से शिक्षण की अवस्थाएं हैं कंप्लीट हो गई। यानी कि हम शिक्षण क्या होता है ये पढ़ लिए हैं, तकनीकी क्या है, तकनीकी के बारे में थोड़ा बहुत जान लिए हैं, अवस्थाएं क्या होती हैं, अवस्थाएं भी कंप्लीट हो गया है। इन सब जो भी आप 2-3 दिन की क्लास में आप पढ़े होंगे, आपको किसी से संबंधित कोई भी समस्या होगी तो आप जरूर बताइएगा। ठीक है, इसमें जो भी चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी इसको बताइएगा, हम आगे सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक, इसके साथ आप लोग घर में रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।